दोस्तों, इस दुनिया में तमाम घटनाएं एक साथ घट रही हैं। सभी लोग अपने अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। ये संभव है, बिल्कुल संभव है कि आपको भी कई सारी चीज़ों की जानकारी ना होती हो। और आज के दौर में जब पता नहीं कितने वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, तो हो सकता है कि कोई दोस्त आपसे ये कहे कि अमुक वेब सीरीज का सीज़न 1 और सीज़न 2 आ चुका है, या फिर अमुक किताब आ चुकी है, या फिर कोई फिल्म आ चुकी है, आपने देखा या नहीं देखा। और आपको लगता है कि उसे न देखकर आपने बहुत कुछ गंवा दिया है, आप बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग बहुत सारे कंधों के द्वारा उठाए जाने वाले वज़न को हम खुद उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्या जो चीज़ें सामने वाला हमसे पूछ रहा है उसे हमें जानना भी चाहिए या नहीं। अगर आप वेब सीरीज़ नहीं देखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगर आप मूवीज़ नहीं देख पाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आपको ये समझना होगा कि आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस टारगेट के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उस क्षेत्र में आपसे कुछ छूटना नहीं चाहिए। फिल्में छूट जाएं, न्यूज़ छूट जाए, कुछ मनोरंजन वाली किताबें छूट जाएं, कोई वेब सीरीज छूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस परीक्षा की तैयारी में आप लगे हुए हैं उससे संबंधित अगर कोई टॉपिक आपसे छूट रहा है, तब आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत है। उसे फ्रेंड्स, आपको किसी दौड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको अपनी मंजिल को खुद ही पहचानना है और अपनी मंजिल के लिए लगातार खुद से मुकाबला करके खुद की दौड़ भी पूरी करनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मोटिवेशनल लाइंस, और कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। आज की तारीख जैसा कि आप जानते हैं 24 मई है। तो आइए शुरू करते हैं अब आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन के बारे में। काफ़ी लंबे समय से बहस चल रही है कि टीजीटी और पीजीटी का नया विज्ञापन जारी होगा। इसके बारे में अलग अलग दिनों में आपको अलग अलग सूचनाएं भी मिल रही होंगी कि कभी आपको पता चलता होगा कि 7,000 पद हैं, कभी 10,000 पद हैं, कभी 4,000 पद हैं, कभी 5,000 पद हैं। एनीवे, सीटों की संख्या तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली इसके बारे में जो अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या सरकार ने ऑफिशियल तरीके से इसको डिक्लेयर करने के बारे में, यानी कि नए नोटिफिकेशन के बारे में क्या कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन आई है। फिलहाल तो फ्रेंड्स अभी तक तो नहीं आई है। जानकारियां जो भी मिल रही हैं उसके मुताबिक ये हैं कि ये विज्ञप्ति जारी होगी, और कब जारी होगी इसके बारे में अभी पता नहीं है। इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। आपको छोटी छोटी कुछ अपडेट देना चाहूँगा जिससे आपकी जो वस्तु स्थिति है वो काफ़ी स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले ये कि यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा और चयन आयोग के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया जाता है, तो चयन आयोग में अभी तक जो 10 रिक्त पद हैं सदस्यों के, जिनके बगैर कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है, ये पद भरे जा रहे हैं। इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन अभी तक ये पद भरे नहीं गए हैं। तो इन पदों के भरने के बाद ही नया विज्ञापन कब जारी होगा ये डिक्लेयर किया जा सकेगा। यानी कि वर्तमान में अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये जो भर्ती आनी है उसमें 1 महीने का वक्त लगेगा या फिर 4 महीने का वक्त लगेगा। एक बार जब सदस्यों के साथ जो अध्यक्ष हैं उनकी पूरी जो भर्ती है चयन बोर्ड में हो जाएगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्ती में टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी आपको 1 से 2 महीने इंतज़ार करना पड़ सकता है। जब सदस्यों की भर्ती पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि विज्ञापन कब रिलीज होगा, और तब तक कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये भर्ती आएगी भी या नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या लगभग 6,000 से ज़्यादा हैं। 7,000 पद भी हो सकते हैं, 8,000 पद भी हो सकते हैं। तो 6,000 से ज़्यादा पद कन्फर्म तरीके से रिक्त हैं, और अगर पद रिक्त हैं तो डेफिनेटली ये वैकेंसी आएगी। कितने पदों पर आएगी तो इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी है वो 7 से लेकर 10,000 पदों पर आ सकती है। कब तक आ सकती है, तो नेक्स्ट कम से कम 2-3 महीने के बाद ही आएगी। यानी कि आपके पास 5 से 7 महीने की प्रिपरेशन का टाइम है,
तो अगर आप चाहें तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि यह एक शिक्षक भर्ती है और शिक्षकों के बगैर शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए बी श्योर कि 2022 में ये वैकेंसी आनी तय है और 2022 के अंत तक, हालांकि परीक्षा वगैरह होते होते 2023 तो आ ही जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो एक खबर और भी है जूनियर शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ, और बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती में जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक जारी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के परिणामों को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके निपटारे के बाद ही एडेड जूनियर भर्ती 2021 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी हो पाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 40 से 50 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई हैं कि उनको परीक्षा में कम अंक मिले हैं, और इसके बाद कोठार को खोलने के लिए एक टीम बनाई गई थी। क्योंकि आपको बता दें कि टीटी पेपर लीक के बाद गिरफ्तार परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय के पूर्व सचिव संजय उपाध्याय के पास कोठार की चाबी थी, और इसके बाद कोठार को खोलने के लिए एक टीम बनाई गई थी, और टीम बनाने के बाद कोठार की जो में से OMR शीट को निकाला जाएगा। क्योंकि अभ्यर्थी ये दावा कर रहे थे कि उनके पास जो कार्बन कापी है अगर उससे मूल कापी को मिलाया जाए तो पता चलेगा कि उनको कम अंक मिले हैं। तो उनकी जो आपत्तियां हैं उसका निस्तारण भी जरूरी है और इसके लिए कोर्ट का आदेश भी है। तो फिलहाल ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जूनियर शिक्षक भर्ती की जो फाइनल लिस्ट है वो जारी हो पाएगी। कितना वक्त लगेगा? मुझे लगता है कम से कम अभी 20-25 दिन का वक्त इसमें लग सकता है। अगली खबर है लेखपाल ऑप्टेट यूपी SSSC के लिए। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर कब तक का पढ़ना है? अलग अलग चैनलों पर आपको पता चल रहा होगा कि जो करंट अफेयर है वो आपको कम से कम 1 साल का पढ़ना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि 1 साल का करंट अफेयर आपको जानना चाहिए, लेकिन गंभीरता से जब आप तैयारी कर रहे हों, जब आपके पास समय बहुत कम है, जैसे कि लेखपाल भर्ती के बारे में बात करें अब, क्योंकि जो परीक्षा है वो 19 जून को है, तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। मान लेते हैं 20 दिन का समय आपके पास है, तो इन 20 दिनों में अब आपको क्या पढ़ना है ये आपको समझना होगा। देखो फ्रेंड्स, अगर हम अभी जो हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं, यूपी SSSC ने अभी हाल ही में मंडी परिषद की परीक्षा करवाई है और ASO की परीक्षा करवाई है। दोनों परीक्षाएं कब हुई हैं? 22 मई को हुई हैं। तो इनके जो क्वेश्चन पेपर रहे उसमें करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछे गए? देखो मैं आपको बता दूं कि ASO में कुल मिला के 30 प्रश्नों का GS था, जिसमें 5 प्रश्न करंट अफेयर के थे। मंडी परिषद में मात्र 2 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए, और जो प्रश्न पूछे गए थे वो इसी अप्रैल महीने से संबंधित थे, मार्च और अप्रैल महीने से संबंधित थे। तो टेंडेंसी को देखते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि कम से कम आप पिछले जो है 6 महीने का जो करंट है उसको तैयार करें, और वर्तमान समय में जब आपके पास समय कम हो तो पिछले 3 महीने का जो करंट है उसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि उसी में से आपके प्रश्न बनेंगे। मंडी परिषद और साख सांख्यिकी अधिकारी में करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए थे, तो सभी प्रश्नों को कलेक्ट करके एक वीडियो मैंने बना दिया था पूरी व्याख्या के साथ। ये वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है कल शाम को ही, इसको ज़रूर वॉच कर लेना, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। और इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अगर UGC नेट के लिए आप अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे, 20 मई लास्ट डेट थी, तो अब आपके पास एक मौका और भी है। अब आप 30 मई तक UGC नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हालांकि ये भी नहीं कि अगर आवेदन नहीं कर पाए हैं तो बैठे रहिए, अगर करना चाहते हैं तो 30 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके और आवेदन यानी कि जो फीस वगैरह है उसको जमा कर दीजिए। और जो UGC के अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार, उनका ये ट्वीट है और इसमें उन्होंने बताया है कि लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। CBI जांच पूरी होने तक न हो अस्थायीकरण मामला APS भर्ती 2010 का है, और CBI की ओर से इसमें पहले ही जो मुकदमा था वो दर्ज किया जा चुका है। इसी बीच तमाम चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर दावा किया है कि APS भर्ती 2010 के तहत नियुक्ति पा चुके संदिग्ध अभ्यर्थियों के अस्थायीकरण की तैयारी की जा रही है। अचयनित अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और CBI जांच पूरी होने के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो काफ़ी पुरानी वैकेंसी है लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रही है, जबकि काफ़ी दिनों से इस पर जो है काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बता दें कि अगर आप डिजी लॉकर का उपयोग करते हैं, डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप है जिसमें आप चाहें तो अपने CBSE के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट,
टेट वगैरह के जो प्रमाण पत्र हैं और NTA UGC नेट का जो प्रमाण पत्र है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, अपना जो DL होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, सब कुछ डिजिटली डाउनलोड करके रख सकते हैं और ये चीज़ें आपके काम भी आती हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप बाइक लेके जा रहे हैं और आप जो गाड़ी का पेपर वगैरह होता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन का पेपर, DL का पेपर वगैरह नहीं है, तो उस समय अगर आपने डाउनलोड करके डिजी लॉकर में रखा हुआ है इन चीज़ों को, तो उसको अगर आप शो करते हैं किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष, तो आपको जो है मतलब आवश्यकता नहीं है कि आप पेपर लेकर चलें। तो डिजी लॉकर जो है भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। तो अब लोग जो हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिए अपना जो ये डिजी लॉकर है उसको इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो मैं आपको इस एक अलग वीडियो में बता दूंगा। वैसे आपको बता दें कि व्हाट्सएप नंबर अगर जब डिजी लॉकर यूज़ करते हैं तब आप व्हाट्सएप नंबर है एक 9013151515 9013151515 पर आपको नमस्ते या हाय या डिजी लॉकर लिख कर भेजना होगा। इसके बाद आपके सभी दस्तावेज़ों की सूची आपको दिखेगी और इसके बाद आप चाहें तो जिस दस्तावेज़ को चाहें उस पर उसका जो नंबर रहेगा 1234 उसको भेजकर उसको तुरंत डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करके उसे आप तुरंत ही शो भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सुविधाजनक ये ऐप है, इसको आपको यूज़ करना चाहिए। डिजी लॉकर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। ईमेल आईडी बनाने में छूटा पसीना। तो आप जानते हैं कि शासन के निर्देश पर यूपी बोर्ड के सभी कॉलेजों के शिक्षकों और विद्यार्थियों की ईमेल आईडी बनानी है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि जिम्मेदार शासन की मंशा पर पानी फेरने में लगे हैं। जिले में अब तक प्रयागराज की बात हो रही है, केवल 11.4% शिक्षक और विद्यार्थियों की ही ईमेल आईडी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। वैसे इसमें एक व्यक्तिगत अनुभव मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इंटर कॉलेज और हाई स्कूल के बच्चे जब उनसे ईमेल आईडी मांगी जाती है तो पहली बात तो ये कि वो ईमेल आईडी को मुहैया नहीं कराते हैं और उसके बाद अभी लोगों में जागरूकता को लेकर काफ़ी कमी है। वो बाहर से जाकर ईमेल आईडी बनवा के चले आते हैं, 10 रुपये में बाहर दुकान वाले साइबर वाले बना देते हैं और वो ईमेल आईडी अगर दर्ज भी हो जाती है तो उस पर कोई अपडेट उनको नहीं मिलनी है। बेहतर होता कि उनका जो स्मार्टफोन था उसमें गूगल अकाउंट में जो ईमेल आईडी दर्ज है उसी ईमेल आईडी को अगर अपडेट किया जाता तो डायरेक्टली जो अपडेट्स थी संबंधित मोबाइल फ़ोन तक पहुंच जाती और इसका लाभ भी उनको मिलता। तो थोड़ी सी प्रक्रिया में भी कहीं न कहीं लूप होल तो बना ही रहता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश नहीं, सरकार ने साफ की स्थिति। निरस्तीकरण या अपात्रों से वसूली के नहीं जारी हुए फरमान, वसूली का प्रावधान नहीं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि राशन कार्ड को लेकर सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा है, जो भ्रामक प्रचार चल रहे हैं उस पर स्थिति जो है क्लियर की गई है। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं ताकि आप भी थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएं। जैसे कि राशन कार्ड सरेंडर करने या अपात्रों से रिकवरी करने के मामले पर प्रदेश सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश शासन या उनके स्तर से जारी नहीं किया गया है। राशन कार्ड सत्यापन एक समान प्रक्रिया है और कार्ड निरस्तीकरण और अपात्रों से वसूली के भी कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराए जाने को लेकर इन दिनों प्रदेश भर में अफरा तफरी का माहौल है। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो अपात्र हैं वे अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। ऐसा न करने वालों से वसूली भी हो सकती है। इसका परिणाम यह रहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए भीड़ लग गई है और अप्रैल में ही 43,000 अपात्र लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर भी कर दिए। मई में यह आंकड़ा और ऊपर जाने की उम्मीद है। तो खाद्य आयुक्त ने रविवार को कहा कि जिलों में राशन कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया समय समय पर होती है और प्रदेश भर में राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार किए जा रहे हैं। सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशन कार्डों की पात्रता या अपात्रता के संबंध में 7 अक्टूबर 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए हैं। इसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अहम सवाल ये उठता है कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर को लेकर आखिर ये भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हो गई। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने अपात्रों को राशन कार्ड सरेंडर करने और न करने की स्थिति में रिकवरी कराने के आदेश जारी कर दिए। जिलों में जगह जगह मुनादी तक कराई गई। मीडिया और सोशल मीडिया में यह मुद्दा जोरों से उठा। परिणाम यह रहा कि भ्रामक सूचनाओं के आधार पर लोग अपना राशन कार्ड निरस्त कराने के लिए आपूर्ति कार्यालयों के चक्कर काटने लगे। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने लगे। इसके बाद सरकार को इस बाबत जो है स्पष्टीकरण जारी
करना पड़ा। वैसे इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप समझ सकें कि राशन कार्ड के संबंध में जो वर्तमान में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आप ठीक से समझ सकें, और सरेंडर वगैरह से आपको करना है या नहीं करना है, किसको करना है किसको नहीं करना है, सारी जानकारी आपको उपलब्ध मैं करा दूंगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट, और अगर इस सेशन आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।